नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका जीएसजी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, जिद टेस्ट सीरीज, उस जिद टेस्ट सीरीज का पहला पेपर आपके पास मौजूद है। अपने अपने पेपर को हाथ में ले लीजिए और आज मैं इतिहास से संबंधित, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति की बात हो, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके पेपर में है उनका सॉल्यूशन हम साथ में करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के कीवर्ड्स का हमें अपने सॉल्यूशंस में इनको डालना है, किस प्रकार से एक अच्छा आंसर जो है हमारा निकल कर सामने है, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। साथियों, पहला जो प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर वाला है, ये पहला प्रश्न है आपका राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड। राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। अब राजस्थान सेवा संघ में हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, इनके बारे में देखो आप। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। कहां पर हुई? वर्धा में हुई। ये चीजें हमें मेंशन करनी है। इसके बाद किसके द्वारा की गई? तो भाई विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, जो हमारे राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे, विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसके बाद अगर करें इसमें चर्चा, तो कौन कौन से न्यूज़पेपर? तो भाई राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये समाचार पत्र इसके द्वारा निकाले गए। राजस्थान सेवा संघ का राजस्थान में सबसे बड़ा जो योगदान हम देखते हैं, तो किसान आंदोलनों में सबसे जो बड़े किसान आंदोलन थे, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन के जो आंदोलन थे, इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका इस संगठन के द्वारा निभाई गई। ये 4 चीजें हमें इसके अंदर मेंशन करनी है। एक, इसका उद्देश्य कि शांतिपूर्ण रूप से जनता को अपने राजनीतिक अधिकार दिलाना। तो राजस्थान सेवा संघ में ये चीजें हमें मेंशन करनी है कि अब इसको डेफिनेशन के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में स्थापित एक राजनीतिक संगठन, जिसके द्वारा राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, और बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलनों में इसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो ये 1919 वर्धा विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये चीजें इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, और प्रश्न नंबर 2 है साथियों भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख की अगर मैं बात करूं, तो भाब्रू शिलालेख जो है, ये आपके जो बेराट है, बेराट सभ्यता, बेराट में जो पुरातत्व महत्व की एक पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी, इस बीजक पहाड़ी से ये प्राप्त हुआ है। प्राप्त किसको हुआ? 1837 में कैप्टन बर्ट को ये प्राप्त हुआ, कैप्टन बर्ट। ये जो अभिलेख है, ये मौर्यकालीन है और सम्राट अशोक से संबंधित है। अब सम्राट अशोक से संबंधित है और मौर्यकालीन है, तो जाहिर सी बात है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और इस अभिलेख में जो है, ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति इनमें इन त्रिरत्नों के प्रति इस भाब्रू शिलालेख में आस्था प्रकट की गई है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। इसी अभिलेख में अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था, इस बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की पुष्टि भी होती है। और इसी भाब्रू शिलालेख में जो है वो 7 बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हुए। इतनी सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाब्रू शिलालेख बेराट की बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ, 1837 में कैप्टन बर्ट को ये मिला, मौर्यकालीन सम्राट अशोक जो है उसका ये अभिलेख है जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की पुष्टि करता है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसे त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की गई है। 7 बौद्ध ग्रंथों का इसमें उल्लेख मिलता है।
ये भाबरू शिलालेख के संबंध में सारी जानकारी हमारे सामने मौजूद है। अगला हम बात करते हैं घोसुंडी अभिलेख। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, ये प्रश्न है घोसुंडी अभिलेख। ये राजस्थान के प्राचीनतम अभिलेखों में आता है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख के बारे में हम चर्चा करें तो ये प्राप्त हुआ है आपका चित्तौड़ से। चित्तौड़ में जो स्थान है नगरी, इस नगरी में घोसुंडी गांव है, यहां से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा इसमें ये है कि इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो राजस्थान में 2री शताब्दी ईस्वी में भागवत धर्म के प्रचार व अश्वमेध यज्ञ की जानकारी इसमें मिलती है। यानी कि राजस्थान में या भारत में भागवत धर्म के प्रचार से रिलेटेड अगर कोई सबसे पुराना अभिलेख है तो वो है आपका घोसुंडी अभिलेख। और भागवत धर्म का जो ये अभिलेख है, इसमें जो भागवत धर्म से रिलेटेड जो देवता हैं उनकी जानकारी मिलती है। जैसे कि आप वासुदेव और संकर्षण, इन दोनों का नाम मेंशन कर सकते हैं, वासुदेव और संकर्षण। ठीक है। अगली बात अगर मैं बात करूं अश्वमेध यज्ञ, तो राजा सर्वतात के द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, इसकी जानकारी मिलती है सर्वतात द्वारा। और ये जो अभिलेख है ये आपका संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। तो ये आपका संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है। घोसुंडी अभिलेख घोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है और राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचार का प्राचीनतम अभिलेख है और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है जो यज्ञ सर्वतात के द्वारा करवाया गया था। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में यह अभिलेख लिखा हुआ है और सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा इस अभिलेख को प्रकाश में लाया गया था। तो ये घोसुंडी अभिलेख के बारे में हम ये चीजें लिख सकते हैं। अगला है ख्यात साहित्य। प्रश्न नंबर 4 है जिसमें किसी 2 ख्यात साहित्य की चर्चा हमें करनी है। अब 2 ख्यात के बारे में लिखने से पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम इसमें जानकारी दे सकते हैं कि ख्यात क्या है। ख्यात क्या है? ख्यात क्या होता है कि किसी राजा द्वारा, किसी शासक द्वारा अपनी प्रशंसा या उपलब्धियों पर लिखवाया गया इतिहास। राजा अपनी प्रशंसा में, अपने सम्मान में, अपनी उपलब्धियों में, अपनी सफलताओं में जो इतिहास लिखवाकर संरक्षित रखते हैं उसी को ख्यात साहित्य कहा जाता है। अब जैसे कि अब इसके उदाहरण हमें पूछ रहा है, 2 ख्यात साहित्य के नाम लिखने हैं, तो एक तो हो सकता है अपना नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात जो मोणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया, और दूसरा हो सकता है अपना दयालदासरी ख्यात, और अगर हम लिख सकते हैं तो मुंडियारी ख्यात जो प्रसिद्ध है। अब यही ख्यात अगर हमसे 5 नंबर में पूछ ली जाए तो हम इसको और बढ़ाकर ये लिख सकते हैं कि ख्यात साहित्य जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? एक तो होता है आपका संलग्न ख्यात और एक होता है बात संग्रह, जिसके उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। संलग्न ख्यात का मतलब यह है कि किसी भी राजवंश से संबंधित अगर हम ख्यात साहित्य लिख रहे हैं तो उसमें एक क्रमिक इतिहास होता है कि इस राजा के बाद इसकी उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियां की एक पूरा पैटर्न होता है क्रमबद्ध रूप से। इसे कहा जाता है संलग्न ख्यात। जैसे कि दयालदासरी ख्यात, ठीक है। दयालदासरी जो ख्यात है इसमें आप सभी को पता है कि साहब बीकानेर का इतिहास है और बीकानेर राजवंश में राव बीका से लेकर
अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें मिलता है। तो पूरा एक क्रम है, पूरा एक पैटर्न है। राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक के जितने शासक हैं, उनकी उपलब्धियां, उनकी सफलताएं, उनके युद्ध, उनके जो प्रशंसा थी, जो उनका सम्मान था, उनके बारे में ये साहित्य लिखा गया। लेकिन बात संग्रह का मतलब है कि बीच में से किसी के भी उठाकर एक के बारे में लिख दिया जाए, जैसे कि नैणसीरी ख्यात। अब नैणसीरी ख्यात कोई क्रमिक इतिहास नहीं है, केवल इसमें पर्टिकुलर के एक बंदे के लिए इसमें बताया गया है, तो इसको हम बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं। तो ख्यात साहित्य में हमें लिखना है कि किसी शासक द्वारा अपने प्रशंसा, उपलब्धियों, सफलताओं पर जो इतिहास लिखवाया गया है उसे ख्यात साहित्य कहा जाता है। और नैणसीरी ख्यात और दयालदास ख्यात, मुंडियार ख्यात, नैणसीरी ख्यात जो है राजस्थान की प्रथम ख्यात भी मानी जाती है। राजस्थान का प्रथम ख्यात साहित्य है मूणोत नैणसीरी ख्यात। अगली बात करें तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, प्रश्न नंबर 5, कालीबंगा सभ्यता। इसके आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता जो है ये आपका जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का ये महत्वपूर्ण केंद्र है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी जो खोज हुई वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसका जो उत्खनन है ये बीवी लाल और बालकृष्ण थापर यानी कि बीके थापर के द्वारा किया गया। एक बात तो ये हो गई। अब इसमें प्राप्त सामग्रियां भी लिख सकते हैं हम, यहां से जो अवशेष मिले, जैसे कि जुते हुए खेत, अलंकृत फर्श, भूकंप, 7 अग्नि वेदिकाएं, इसके अलावा मिश्रित फसल, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसको हमें बिल्कुल ये की पॉइंट के रूप में लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक एक लाइन के अंदर इनको लिखना है और ये अवशेष इसके जरूर लिखने हैं। कालीबंगा सभ्यता हमें दिमाग में ये होता है कि सर होती तो 4 ही लाइन है। अरे भाई ऐसा नहीं होता कि आप अगर थोड़ा सा बारीक भी लिख देते हो और थोड़ा सा अगर खैर ओवरलैपिंग तो इसको अक्षरों को करना नहीं है, थोड़ा स्पष्ट लिखना है, लेकिन ये इतनी चीजें आप आराम से 2 नंबर वाले में मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, डूंगजी और जवाहर जी के बारे में बात करनी है। प्रश्न नंबर 6 में डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी और जवाहर जी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं अपन? ये सीकर के निवासी थे। सीकर के निवासी होने के साथ साथ ये जो है वो शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की जो सेना थी, वो बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ संघर्ष इनका हुआ था। और क्या चीज लिख सकते हैं? रामगढ़ के जो सेठ थे उन सेठों से इन्होंने लूटपाट की थी और गरीबों में धन बांट दिया था। गरीबों में धन बांटा।
और इन्होंने 1847 में आपके जो नसीराबाद छावनी थी, इस नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि सीकर के ये रहने वाले थे, शेखावाटी ब्रिगेड के ये सैनिक थे, बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ इनका संघर्ष हुआ था। ये चीज हमें मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ के सेठों को लूटपाट करके गरीबों में धन बांटते थे। 1847 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। और अगर मेंशन करना चाहे तो साहब ये जो डूंगजी थे, इन डूंगजी को जो है वो आगरा जेल में कैद कर लिया गया था, आगरा में कैद कर लिया गया था। ठीक है साहब, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हुरडा सम्मेलन। अगला प्रश्न है हमारा हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, इस हुरडा सम्मेलन में अगर हम बात करें तो इस हुरडा सम्मेलन को हम डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से कैसे समझाएंगे? तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 17 जुलाई 1734 में। दूसरी चीज इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं भाई, हुआ कहां था ये? तो ये हुआ आपका हुरडा गांव भीलवाड़ा में। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मराठों से मुकाबला करना। और अगला है रामपुरा में मराठों से युद्ध करना। ठीक है, क्योंकि मराठों ने उस समय मालवा वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए मालवा से मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के राजपूतों का एक संगठन इसके अंदर तैयार हुआ था। अच्छा, इसकी योजना किसने बनाई थी? इसकी योजना बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भाई सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है। अच्छा, इसका निर्णय क्या हुआ? इसका निर्णय ये हुआ कि हुरडा सम्मेलन जो है वो क्या हो गया भाई, असफल हो गया। असफल क्यों हो गया, किसकी वजह से? तो सवाई जय सिंह जिसने इसकी योजना बनाई थी वो ये चाहते थे कि मैं ही इसकी अध्यक्षता करूं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर ये आयोजित हुआ वो तत्कालीन मेवाड़ रियासत का हिस्सा था और मेजबानी करने वाले जो शासक थे जगत सिंह जी सेकंड, वो मेजबान होने के कारण इसके अध्यक्ष बने। तो सवाई जय सिंह या और जो शासक थे, इनकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं के कारण ये जो सम्मेलन था ये सफल नहीं हो पाया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा के बारे में मैंने आपको बताया है। आजाद मोर्चा जो है एक संगठन, राजनीतिक संगठन 1942 में बना और बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है भाई, इसका क्या उद्देश्य था? इसके जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसको हमें बिल्कुल ये की पॉइंट के रूप में लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक एक लाइन के अंदर इनको लिखना है और ये अवशेष इसके जरूर लिखने हैं। कालीबंगा सभ्यता, हमें दिमाग में ये होता है कि सर होती तो 4 ही लाइन है। अरे भाई ऐसा नहीं होता कि आप अगर थोड़ा सा बारीक भी लिख देते हो और थोड़ा सा अगर खैर ओवरलैपिंग तो इसको अक्षरों को करना नहीं है, थोड़ा स्पष्ट लिखना है, लेकिन ये इतनी चीजें आप आराम से 2 नंबर वाले में मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, डूंगजी और जवाहर जी के बारे में बात करनी है। प्रश्न नंबर 6 में डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी और जवाहर जी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं अपन?
ये सीकर के निवासी थे। सीकर के निवासी होने के साथ साथ ये जो है वो शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की जो सेना थी, वो बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ संघर्ष इनका हुआ था। और क्या चीज लिख सकते हैं? रामगढ़ के जो सेठ थे, उन सेठों से इन्होंने लूटपाट की थी और गरीबों में धन बांट दिया था। गरीबों में धन बांटा। और इन्होंने 1847 में आपके जो नसीराबाद छावनी थी, इस नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि सीकर के ये रहने वाले थे, शेखावाटी ब्रिगेड के ये सैनिक थे, बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ इनका संघर्ष हुआ था। ये चीज हमें मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ के सेठों को लूटपाट करके गरीबों में धन बांटते थे। 1847 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। और अगर मेंशन करना चाहे तो साहब ये जो डूंगजी थे, इन डूंगजी को जो है वो आगरा जेल में कैद कर लिया गया था। आगरा में कैद कर लिया गया था। ठीक है साहब, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हुरडा सम्मेलन। अगला प्रश्न है हमारा हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन। इस हुरडा सम्मेलन में अगर हम बात करें तो इस हुरडा सम्मेलन को हम डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से कैसे समझाएंगे? तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 17 जुलाई 1734 में। दूसरी चीज इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं भाई, हुआ कहां था ये? तो ये हुआ आपका हुरडा गांव भीलवाड़ा में। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मराठों से मुकाबला करना। और अगला है रामपुरा में मराठों से युद्ध करना। ठीक है, क्योंकि मराठों ने उस समय मालवा वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए मालवा से मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के राजपूतों का एक संगठन इसके अंदर तैयार हुआ था। अच्छा, इसकी योजना किसने बनाई थी? इसकी योजना बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भाई सवाई जयसिंह जी। सवाई जयसिंह जी। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। अच्छा, इसका निर्णय क्या हुआ? इसका निर्णय ये हुआ कि हुरडा सम्मेलन जो है वो क्या हो गया भाई, असफल हो गया। असफल क्यों हो गया, किसकी वजह से? तो सवाई जयसिंह जिसने इसकी योजना बनाई थी वो ये चाहते थे कि मैं ही इसकी अध्यक्षता करूं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर ये आयोजित हुआ वो तत्कालीन मेवाड़ रियासत का हिस्सा था और मेजबानी करने वाले जो शासक थे जगत सिंह जी सेकंड, वो मेजबान होने के कारण इसके अध्यक्ष बने। तो सवाई जयसिंह या और जो शासक थे, इनकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं के कारण यह जो सम्मेलन था ये सफल नहीं हो पाया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा के बारे में मैंने आपको बताया है। आजाद मोर्चा जो है एक संगठन, राजनीतिक संगठन 1942 में बना और बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था
बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है भाई, इसका क्या उद्देश्य था? इसके जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला ये है कि भाई ये चाहते थे कि जयपुर में को प्रशिक्षण दिया जाता था। निमेज हत्याकांड में ये दोषी थे, वेलूर जेल में इनको रखा गया। अजमेर में एक मदरसे में शिक्षक का कार्य इन्होंने किया और अजमेर में ही जो है फिर इन्होंने आपका जो ये गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इस असहयोग आंदोलन का भी इन्होंने जो है वो प्रचार प्रसार किया था, असहयोग आंदोलन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक बार गांधी जी अजमेर गए तो गांधी जी खुद इनसे मिलने के लिए गए थे और गांधी जी ने वो कहा था कि आपकी ज़रूरत है इस देश को। लेकिन तब तक अर्जुन लाल सेठी ने इस सारी चीज़ों से सेवानिवृत्ति ले ली थी और केवल एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते थे। बाद में कुछ कहते हैं कि साहब इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई कि एक हिंदू है या मुस्लिम है, इसलिए इन्हें जो है वो दफना दिया गया। और कुछ ये मानते हैं कि साहब दफनाया इसलिए गया कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे दफनाया जाए। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। इसके बाद अगली चीज़ थेवा कला और उस्ता कला। थेवा कला और उस्ता कला के बारे में अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है हमसे 2 नंबर में, तो थेवा कला और उस्ता कला इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थेवा कला और उस्ता कला, इस प्रकार इसका डिवाइडेशन करते हुए हम लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो थेवा कला में अपन को क्या लिखनी है भाई, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा सोनी परिवार इसके लिए विख्यात है और सोनी परिवार में भी नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। तीसरी चीज, वास्तविकता में थेवा कला है क्या? थेवा कला क्या है? तो भाई बेल्जियम के कांच पर बेल्जियम के कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, यह कहलाता है आपका थेवा कला। सोनी परिवार तक ही ये कला जो है वो सीमित है। रीजन क्या है कि सोनी परिवार वाले दिमागदार थे, इन्होंने महिलाओं को नहीं सिखाया क्योंकि इनको पता था कि बेटियों को सिखाएंगे ये कला तो अपने ससुराल जाकर अपनी कला को आउट कर देगी, यार अगर बहुओं को सिखाएंगे तो अपने मायके जाकर इस कला को आउट कर देगी। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, और सोनी परिवार में भी जो सबसे सम्मानित, सबसे पुरस्कृत जो व्यक्ति है वो है आपके नाथूजी सोनी, जो पद्मश्री मिला हुआ है। और बेल्जियम के जो कांच होते हैं, स्टार्टिंग तो ये हरे कांच पर की गई थी, लेकिन अब तो हरा, लाल, नीला, लगभग 20 से ज्यादा प्रकार के कांचों पर इसका वर्क किया हुआ है। तो बेल्जियम के कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है भाई? थेवा कला कहलाता है। अब बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला वास्तविकता में क्या है? तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो सबसे पहले हम देखते हैं बीकानेर की प्रसिद्ध है ये उस्ता कला। ठीक है, इसके मेन व्यक्ति कौन है? तो भाई हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता इसके मुख्य कलाकार हैं। उस्ता कला वास्तविकता में है क्या? तो उस्ता कला क्या है? तो भाई ऊंट जो होता है, ऊंट की त्वचा पर मुनवत्ती का कार्य जो है या सोने का जो चित्रांकन है वो अगर ऊंट की चमड़ी पर किया जाता है, मुनवत्ती का कार्य जो किया जाता है उसे हम उस्ता कला के रूप में जानते हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध है और हिसामुद्दीन उस्ता जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे इधर सोनी परिवार, नाथूजी सोनी इसके थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक एक नंबर का ये प्रश्न हो गया, 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा, 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ चित्रशैली की कोई 4 विशेषताएं अपन को लिखनी है। अब मेवाड़ चित्रशैली की जो विशेषता है वास्तविकता में तो 10 नंबर में भी कम पड़ेगी मेवाड़ शैली, लेकिन मेवाड़ चित्रशैली में अपन को लिखना क्या क्या है? इसकी 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला तो हम इसकी उपशैलियों के बारे में लिख सकते हैं कि इसकी उपशैलियां कौन कौन सी हैं। उपशैलियों में हम ले सकते हैं जैसे कि इसकी एक उपशैली है देवगढ़ है, एक उपशैली इसकी चावंड, एक उपशैली इसकी नाथ द्वारा, और बाकी ठिकानों में तो इसकी उपशैलियां है ही है। दूसरा,
इस मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसका काल है? देन आंसर होगा जगत सिंह प्रथम का काल। क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया गया था उदयपुर में, जिसे तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। तीसरी चीज हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं? इसमें मेंशन कर सकते हैं कि सब चित्रित ग्रंथ या पोथी चित्र जो है, इस चित्रित ग्रंथों की प्रधानता है। इसमें चित्रित ग्रंथों की प्रधानता। चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? जैसे कि आपने नाम सुना होगा श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी, और एक और अगर हम बात करें तो सुपार्श्व नाम चरित्र, इसके बारे में हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो आकृतियां हैं, उस आकृतियों की अगर हम बात करें तो जो पुरुष आकृति है, उस पुरुष आकृति में क्या चीजें मेंशन की गई है? तो पुरुष आकृति में जो है लंबा कद, भरा हुआ चेहरा, पगड़ी आदि। और महिला आकृति जो है, इस महिला आकृति में छोटा व पतला कद और मीनाकृति में जो आंखें बनाई गई है वो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उपशैलियां, देवगढ़ शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली। स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल, क्योंकि इसने चित्तौरों की ओवरी का निर्माण उदयपुर में करवाया। चित्रित ग्रंथों की यहाँ प्रधानता है, क्योंकि श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी और सुपार्श्वनाम चरित्र जैसे चित्रित ग्रंथ इसमें लिखे गए। और आकृतियों में पुरुष आकृतियों और महिला आकृतियों में, पुरुष आकृतियों में लंबा कद, भरा हुआ चेहरा और पगड़ी आदि का इसमें चित्रांकन किया गया है। और छोटा, और महिला का छोटा और पतला कद इसमें बताया गया है, और मीनाकृति आंखें इसमें दर्शाई गई है। इसके बाद राजस्थान के पंचपीरों की बात की गई है। पंचपीर, राजस्थान के पंचपीरों की इसमें बात की गई है। पंचपीरों के नाम इसमें बताने हैं, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि साहब राजस्थान के जो पंचपीर हैं, इन पंचपीरों को हम दर्शाते हैं भाई। नंबर 1 रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, देन 5 नंबर पर है मेहा जी मांगलिया। इस प्रकार से एक सुंदर सा डायग्राम जो है वो हम इसमें बना सकते हैं। तो पंचपीरों के नाम हमें लिखने हैं। इसमें एक रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए और मेहा जी मांगलिया हो गए। ठीक है साथियों, चलो आगे। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपके 4 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में लिखना है। किन्हीं 4 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में लिखना है, कोई से भी 4। ठीक है, तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाएं पिछले वाले डायग्राम की तरह कि साहब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। अब 4 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमें लिखना है, तो इसमें नंबर 1 पे हम लिख देंगे कथक। जितना पूछा उतना ही लिखेंगे। कथक। दूसरा भरतनाट्यम। तीसरा कथकली और कुचिपुड़ी।
और भी अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से अगर अपन डायग्राम बना के लिखेंगे तो ये अपना थोड़ा बेस्ट रहेगा। नाम लिखने से ज़्यादा बेस्ट है अपन डायग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा अपन डायग्राम मैप वगैरह यूज़ करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ शैली के बारे में लिखना है। किशनगढ़ शैली, ठीक है। सबसे पहले अपन को लिखना है कि इस किशनगढ़ चित्र शैली का जो स्वर्ण काल था वो किसका काल था? तो भाई सावंत सिंह जो थे, सावंत सिंह जिन्हें नागरीदास के रूप में भी जाना जाता है, ये इनका स्वर्ण काल था, सावंत सिंह नागरीदास का काल। दूसरा, प्रमुख चित्र कौन सा है? प्रमुख चित्र है इसका बड़ी ठनी, ठीक है। और ये जो बड़ी ठनी है ये बनाया किसके द्वारा गया था? ये बनाया गया था मोरध्वज निहाल चंद द्वारा, मोरध्वज निहाल चंद द्वारा ये बनाया गया था। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें, इस शैली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस पर सीधा सीधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, वल्लभ संप्रदाय से ये प्रभावित है। खंजर आकृति की आंखें महिलाओं की दर्शाई गई है, खंजर आकृति की आंखें, पतली कमर, पारदर्शी वस्त्र, और सबसे महत्वपूर्ण जिसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं वो है वेसरी, जो नाक का आभूषण है, वेसरी का अंकन, ठीक है। और आपकी जो ये बड़ी ठनी है, ये बड़ी ठनी है, इस बड़ी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन के द्वारा ये नाम दिया गया था, भारत की मोनालिसा। ये सारी चीजें हम इस किशनगढ़ चित्र शैली में ऐड कर सकते हैं। स्वर्णकाल सावंत सिंह नागरीदास का काल है। प्रमुख चित्र बनीठनी का चित्र जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा यह बनाया गया था। इसकी विशेषताएं हैं कि साहब वल्लभ संप्रदाय से ये प्रभावित है और खंजर आकृति की आंखें महिला आकृति में है, पतली कमर, कसे हुए वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्र और वेशरी आभूषण का अंकन जो है इस किशनगढ़ चित्र शैली में अधिकाधिक देखने को मिलता है। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी चित्रकला क्या है? तो भाई मधुबनी चित्रकला जो है ये आपका जो मधुबनी कला जो है ये मिथिला क्षेत्र जो है, मिथिला क्षेत्र कौन सा? बिहार वाला। बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है वहां की ये मूलतः चित्रकला है, वहां की प्रमुख चित्रकला है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरा हम लिख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक रंगों व पिगमेंट्स का यूज किया जाता है, प्राकृतिक रंगों व पिगमेंट्स का प्रयोग। तीसरा, अंगुलियों के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से, और जो माचिस की तिल्लियां होती है के माध्यम से इसमें चित्रांकन किया जाता है, ठीक है।
तो ये मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र बिहार की प्रमुख चित्रकला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट्स का प्रयोग करते हुए एक कलाकार जो है वो अपनी उंगलियों, टहनियों और माचिस की तिलियों के द्वारा चित्रांकन करता है। चित्रांकन किन विषयों का? किसी भी विषय का कर सकता है, जैसे त्योहार के अवसर पर कर सकता है, कोई विवाह वगैरह का कोई मांगलिक अवसर होगा, मांगलिक अवसर होगा, इन पर कर सकता है, कोई पूजा, ठीक है, या किसी पूजन सामग्री का चित्र बनाना हो। तो इस प्रकार की जो चित्रकला है, ये जो बिहार में ये जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए अपनी उंगलियों से, टहनियों से, तिल्लियों से जो चित्रकला की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसे मधुबनी आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलो अब ये जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा संगम साहित्य। संगम साहित्य के दो महाकाव्यों के बारे में हमें बताना है। अब संगम साहित्य वास्तविकता में है क्या? तो संगम साहित्य जो है वो पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य शासकों के समय जो धार्मिक वाद विवाद के लिए जिन सम्मेलनों का आयोजन करवाया गया, तमिल कवियों की जो संगोष्ठियां आयोजित करवाई गई, उन्हें संगम कहा गया। और उन संगोष्ठियों में जो 3 प्रमुख संगम हुए, उन संगम में जो तमिल कवियों के द्वारा जो साहित्य संग्रहित किया गया, जो संकलित किया गया, उसे संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। अब संगम साहित्य के 2 महाकाव्यों की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है शिल्पद्दिकरम, और एक नाम आता है मणिमेखले। ठीक है, शिल्पद्दिकरम जो लिखा गया वो लिखा गया इलांगो अडिगल के द्वारा, और शिल्पद्दिकरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पाइजेब की कहानी, नुपुर की कहानी, नुपुर की कहानी। ये लिखा गया था इलांगो अडिगल के द्वारा, इलांगो अडिगल, ये इसके राइटर थे। वहीं मणिमेखले की बात करें तो मदुरै के एक अनाज व्यापारी जिनका नाम था शीतलई सतनार, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो शिल्पद्दिकरम और मणिमेखले ये 2 तमिल साहित्य के महाकाव्य हैं, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है आपका शिल्पद्दिकरम। शिल्पद्दिकरम की कहानी जहां पर समाप्त होती है, कोवलन और कणकी की कहानी है, जहां पर यह कहानी समाप्त होती है उसका अगला पार्ट है आपका मणिमेखले। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये महाकाव्य है, शिल्पद्दिकरम जो इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया, और मणिमेखले जो है वो शीतलई सतनार के द्वारा लिखा गया। तो इसको इस डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के 2 अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत स्कूल्स के बारे में हमें बताना है। देखो, आप सभी को पता है कि जो दर्शन है भारतीय दर्शन, इस भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार की परंपराएं चली। और आस्तिक दर्शन में हमें पता है कि न्याय दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सांख्य दर्शन, ये सारे आस्तिक दर्शन के रूप में माने जाते हैं। लेकिन नास्तिक दर्शन जो है भारतीय दर्शन में, जो नास्तिक विचारधारा है या नास्तिक दर्शन है, इनके नाम लिखने हैं। और नास्तिक दर्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे सामने 3 नाम हैं, जिनमें नंबर 1 सबसे पहले नाम आता है चारवाक का। चारवाक, चारवाक नास्तिक है। ये आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, पुनर्जन्म, कर्मों का फल, ईश्वर, किसी चीज को नहीं मानता। इसका मानना है कि जब तक जियो सुख चैन से जियो, मरने के बाद कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है, सब कुछ जो है वो मनुष्य खाओ पियो और मजे करो। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत। इसका मानना है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े, लेकिन अगर घी पीने में मजा आ रहा है तो घी पियो। तो ये ईश्वर नाम की किसी सत्ता को नहीं मानता, आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता।
दूसरा जैन धर्म और तीसरा बौद्ध। ठीक है, ये जो है वो नास्तिक है। तो ये चारवाक, जैन और बौद्ध का आप नाम इसमें हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है साहब, 18वें नंबर का प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद। क्या है ये? इल्बर्ट बिल विवाद, ये घटना 1883 की है। और 1883 की जो ये घटना है, इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ठीक है, इस इल्बर्ट बिल विवाद को जो है वो साथियों श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी अंग्रेज थे, नागरिक या अधिकारी, उन्होंने ये विद्रोह किया था किसके खिलाफ? लॉर्ड रिपन के खिलाफ। क्यों किया था ये विद्रोह? ये विद्रोह इसलिए किया था कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जब प्रशासनिक सुधार किए गए, जब न्यायिक सुधार किए गए, तो उसमें एक चीज ये सुधार की गई कि जो भारतीय न्यायाधीश है, भारतीय जो मजिस्ट्रेट है, उनको फौजदारी मामलों में दर्जा दे दिया गया अंग्रेजी न्यायाधीशों के बराबर। यानी कि अब अगर कोई भी फौजदारी मामला अगर इंडियन न्यायाधीश के कोर्ट में जाता है, तो एक भारतीय न्यायाधीश जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ अपना जो है वो फैसला सुना सकता है। यानी कि अंग्रेजों का न्याय करने के लिए एक भारतीय को अधिकार दिया गया। इस वजह से अंग्रेजों ने विरोध किया और ये जो है वो श्वेत विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ये 2-3 की पॉइंट है। 1883 श्वेत विद्रोह से कहा जाता है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये हुआ था। इसमें वास्तविक मामला क्या था? मामला ये था कि भारतीय न्यायाधीशों को फौजदारी मामलों में फौजदारी मामलों की सुनवाई में अंग्रेज न्यायाधीशों के बराबर अधिकार दे दिया गया था। बराबर अधिकार दे दिया गया था। इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने विद्रोह किया, ये श्वेत विद्रोह कहलाया। और ये विद्रोह किसके खिलाफ था? लॉर्ड रिपन के खिलाफ था। अगली हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। लखनऊ अधिवेशन की हमें बात करनी है। लखनऊ अधिवेशन क्या है भाई? ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों चर्चा में है? कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है, ये घटना है 1916 की। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में, और इसकी जो अध्यक्षता की, वो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है? पहला, प्रसिद्ध इसलिए है कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है कि इसमें गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया। ठीक है, वास्तविकता में क्या था मसला? मसला यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो 1906 में कांग्रेस के खिलाफ एक संगठन तैयार हुआ था, वो था मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का जो एकमात्र उद्देश्य था वो ये, अगर देखा जाए मेरे नजरिए से, तो वो ये था कि कांग्रेस के जो कार्य हैं उनमें अड़चने लगाना, और राष्ट्रीय आंदोलन में एक बाधक तत्व के रूप में मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी। लेकिन जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इंग्लैंड ने अपना मोर्चा खोला तुर्की के खिलाफ, और जब तुर्की हर हाल में पराजित होता दिख रहा था, तो भारत के जो मुस्लिम थे उनकी संवेदनाएं तुर्की के जो शासक थे, खलीफा, जो पूरे दुनिया के मुस्लिमों के धर्मगुरु के रूप में, उनके मुखिया के रूप में माने जाते थे,
उनका जो अस्तित्व था वो खतरे में था, खलीफा का अस्तित्व खतरे में था। इसलिए कि जो भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों के समर्थक थे, कांग्रेस के विरोधी थे, अब अंग्रेज उन्हें दुश्मन लगने लगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के करीब आने का प्रयास किया। वही कांग्रेस और महात्मा गांधी भी ये सोच रहे थे कि वो उन्हें एक मौका चाहिए था कि मुस्लिम लीग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए। तो कांग्रेस ने कहा कि हम तुम्हारी बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाओ। तो लीग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी इस पैक्ट के माध्यम से, और कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि 1909 में जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई है वह बिल्कुल जायज है। तो इन दोनों शर्तों के माध्यम से ये जुड़े, लीग और कांग्रेस का ये समझौता हुआ। कांग्रेस ने तो क्या शर्त मानी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको स्वीकार कर लिया, और लीग ने क्या माना कि कांग्रेस का जो स्वशासन का जो मुद्दा है उस मुद्दे को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो दोनों के अंदर पैक्ट हो गया। हालांकि इसका विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने, और मदन मोहन मालवीय ने जो विरोध किया वो बिल्कुल सही भी था। विरोध इसलिए था कि अगर आज आप लीग को अपने साथ लेने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जायज बताते हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि अंग्रेज अगली बार किसी अन्य धर्म या अन्य संप्रदाय को सांप्रदायिक आधार पर नहीं बांटेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब इसको स्वीकार कर लिया गया, लीग के इस 1916 के पैक्ट में जब इस बात को स्वीकार कर लिया गया, तब 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, सिख को, इनको भी फिर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति दे दी गई। और चूंकि कांग्रेस पहले ऐसी व्यवस्था स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए कांग्रेस अब 1919 के इस प्रावधान का विरोध करने का नैतिक आधार खो चुकी थी। और दूसरा कि ये जो संगठन था, ये इनका जो मिलन था, ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 के बाद ये छिन्न भिन्न हो गया इनका मामला पूरा। और दूसरा इनमें कि गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल में क्यों समझौता हुआ कि आप सभी को पता है कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, वास्तविकता में सूरत अधिवेशन एक सूरत विभाजन के रूप में था, जब कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। और फिर 1916 में एक क्यों हो गए, ऐसी क्या जरूरत आ गई, तो कि गरम दल और नरम दल एक हो गए। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक 1915 में जो नरमपंथी नेता थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, और वही इनके बीच विभाजन का मुख्य कारण बने हुए थे। वही अगर दूसरी बात देखें तो इस समय जो होम रूल आंदोलन चलाया हुआ था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा इस गरम दल और नरम दल को एक करने में। और नरमपंथियों के बिना ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक शिथिल स्थिति में पहुंच गया था, इसलिए गरम दल और नरम दल को भी फिर एक होना पड़ा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ। और चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे तीसरा कि साहब कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। यह भी हम इसमें डाल सकते हैं, स्वीकार किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साहब आर्य समाज की भूमिका, सामाजिक सुधारों में आर्य समाजियों का क्या योगदान रहा। आर्य समाज, तो यहां बेसिकली हमें आर्य समाज के बारे में ही लिखना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी बंबई में। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक बात तो हमें यह पकड़नी है, इसमें हमें लिखना है भाई कुरीतियों का इसमें विरोध किया गया था। कुरीतियों का विरोध इस संगठन के माध्यम से कौन कौन सी कुरीतियों का विरोध किया गया था, जैसे कि बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया,
जातिवाद का विरोध इन्होंने किया, कर्मकांडों का विरोध इन्होंने किया। इन सभी चीजों का विरोध इनके द्वारा किया गया। अगली चीज कि इन्होंने समर्थन किस किस चीज का किया, तो इन्होंने समर्थन किया वैदिक शिक्षा पद्धति, इन्होंने समर्थन किया वर्ण व्यवस्था, इसके अलावा अंतरजातीय विवाह, ठीक है, इन सारी चीजों का इन्होंने समर्थन किया। और अगर हम बात करें तो शुद्धि आंदोलन की इनके द्वारा चलाया गया, शुद्धि आंदोलन, स्वशासन स्वराज्य का नारा इनके द्वारा दिया गया, स्वराज्य स्वशासन, इनकी बात इनके द्वारा की गई। और शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन के माध्यम से दयानंद सरस्वती के द्वारा ये काम किया गया, ये एक आंदोलन चलाया गया कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू से ईसाई या हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं, उन्हें वापस हिंदू धर्म में वापस दीक्षित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो शुद्धि आंदोलन था। ये शुद्धि आंदोलन के द्वारा चलाया गया। ये सारी चीजें जो है वो इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो, और इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये सारी चीजों को हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये 20 प्रश्न जो हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड 2-2 नंबर वाले, ये सारे जो है वो हमने कर लिए हैं, जिसमें राजस्थान सेवा संघ की बात करी, बाबरू शिलालेख, गोशुंडी अभिलेख, ख्यात साहित्य की बात की, कालीबंगा सभ्यता की बात की, डोंगजी जवाहर जी के बारे में बात की, हुरडा सम्मेलन, आजाद मोर्चा, अर्जुन लाल सेठी, थेवा कला, उस्ता कला, मेवाड़ शैली की विशेषताएं, पंचपीर, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की, किशनगढ़ शैली, मधुबनी चित्रकला, संगम साहित्य की बात की, भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन की बात की, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था इसकी बात की, लखनऊ समझौते की बात की, और आर्य समाज की भूमिका के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है साथियों। चलो,